हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा और हमारे ज्योग्राफी का सारा कंटेंट भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। Ever since humans appeared on the earth, they have used different means of communication. But the pace of change has been rapid in modern times. Long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. ये हमें बता रहे हैं कि जो ह्यूमन जब से धरती पर आया है तब से उसने डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ किया है, लेकिन जो पेस ऑफ चेंज है, जितनी स्पीड से, जितनी तेज़ी से ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इनमें चेंजेस हुआ है मॉडर्न टाइम में, वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी तेज़ी से ये देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है ये अब पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो गया है, बिना कोई फिजिकल मूवमेंट किए हुए कम्युनिकेटर के या रिसीवर के। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन including television, radio, press, films, etc. are the major means of communication in the country. हमारे देश के अंदर वर्तमान में जो पर्सनल कम्युनिकेशन है और जो मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन के अंदर ये बात कर रहे हैं टेलीविज़न की, रेडियो, प्रेस और फिल्म्स की। कह रहे ये जो मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आज के समय में। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. It handles parcels as well as personal written communications. Cards and envelopes are considered first class mail and are airlifted between stations covering both land and air. देखो, इसमें हमें बता रहे हैं कि ये जो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन है और जो मास कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर हम टेलीविज़न, रेडियो फिल्म्स, प्रेस एट्सेट्रा की बात करते हैं, ये आज के समय में मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही, लेकिन जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है ये लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है पोस्टल नेटवर्क का जो है इंडिया का। और ये जो है हैंडल करता है पार्सल्स को, ये पार्सल्स को हैंडल करता है। इसके साथ साथ जो पर्सनल रिटन कम्युनिकेशंस हैं ये उनकी हैंडलिंग भी करता है। इसके साथ साथ जो कार्ड्स और एनवलप्स जो आते हैं, ठीक है, इनको फर्स्ट क्लास मेल में कंसीडर किया जाता है और इनको एयरलिफ्ट किया जाता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर बाय एयर एंड लैंड। सेकंड क्लास मेल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, जो सेकंड क्लास मेल है उसके अंदर हम बुक्स, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स की बात करते हैं। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। और जो सेकंड क्लास मेल होते हैं जिनके अंदर बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स होते हैं, इनको सरफेस मेल के थ्रू जो है कैरिड किया जाता है, जिसमें लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट को हम इंक्लूड कर चलते हैं। वहीं अगर हम आगे देखें, टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली। अगर हम देखें कि बहुत तेज़ी से मेल सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं मेल्स जो हैं बहुत तेज़ी से डिलीवर हो सकें, उसके लिए जो है बहुत ही क्विक डिलीवरी सिस्टम जो है शुरू किया गया है लार्ज टाउन्स और सिटीज़ के लिए, जिसमें 6 मेल चैनल्स को जो है रखा गया है। ये जो 6 मेल चैनल्स हैं इनमें पहला है राजधानी चैनल, दूसरा है मेट्रो चैनल, तीसरा है ग्रीन चैनल, फोर्थ है बिजनेस चैनल, फिफ्थ बल्क मेल चैनल और लास्ट पीरियोडिकल चैनल्स। तो ये सब जो है मेल कम्युनिकेशन के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे हम देखें, अगर इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क इन एशिया में भारत का जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये लार्जेस्ट है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग टेलीफोन फैसिलिटी। ये कह रहे हैं कि अगर हम शहरी क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो जो भारत में जो ग्रामीण इलाके हैं इनमें भी लगभग 2/3 जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर अब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी कि STD टेलीफोन फैसिलिटी अवेलेबल है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन
the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made special provision to extend 24-hour STD facility to every village in the country। और हमें ये आगे बता रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये कह सकते हैं इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, ये काफ़ी मजबूती से हो सके ग्रास रूट लेवल से लेकर हायर लेवल तक। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस किए हैं जिससे कि 24 आवर अवेलेबिलिटी बनी रह सके एसटीडी फैसिलिटीज़ की ग्रामीण इलाकों में। देयर इज़ अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटीज़ ऑल ओवर इंडिया। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय integrating the development in space technology with communication technology। और ये हमें बता रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो एसटीडी फैसिलिटीज़ हैं इसके रेट आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगे। और ये जो है सिर्फ पॉसिबल जो है इस वजह से ही हो पाया है क्योंकि भारत ने बड़े पैमाने पर इंटीग्रेट किया है डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी को विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ। और इसी वजह से हमारे देश में एसटीडी फैसिलिटीज़ के ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म रेट देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें मास कम्युनिकेशन की, मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी broadcast a variety of programs in national, regional and local languages for various categories of people spread over different part of the country। तो ये हमें बता रहे हैं कि जो मास कम्युनिकेशन है ये हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर अवेयरनेस भी क्रिएट करता है पीपल्स के अंदर अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। इसके साथ हमें बता रहे हैं कि जो रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स ये सभी के सभी जो है मास कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। और इसके साथ साथ बता रहे हैं कि जो ऑल इंडिया रेडियो जिसको आकाशवाणी के नाम से हम जानते हैं वो ब्रॉडकास्ट करता है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस में डिफरेंट कैटेगरी के पीपल्स के लिए स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दूरदर्शन द नेशनल टेलीविज़न चैनल, ये हमें बता रहे हैं कि जो देश के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कंट्री के, वहाँ पर जो दूरदर्शन जिसको हम नेशनल टेलीविज़न चैनल कहते हैं, इसने जो है बड़े पैमाने पर जो है क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सबसे बड़े पैमाने पर जो है इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया है और इस लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के रूप में से लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में से ये एक है, इसका से नंबर 1 कह सकते हैं हम इसको। इट ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल टू स्पोर्ट्स एटसेट्रा फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो कह रहे हैं कि जो दूरदर्शन है ये ब्रॉडकास्ट करता है बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को, एंटरटेनमेंट से लेकर एजुकेशनल तक, एजुकेशन से लेकर स्पोर्ट एटसेट्रा तक, डिफरेंट एज ग्रुप पीपल्स के लिए। India publishes a large number of newspapers and periodicals annually. They are of different types depending upon their periodicity. Newspapers are published in about 100 languages and dialects. तो हमें ये देखो आगे बता रहे हैं कि जो इंडिया जो है बड़े पैमाने पर पब्लिश करता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स को और पीरियडिकल्स को एनुअली। इसके साथ साथ ये हमें ये भी बता रहे हैं कि जो पीरियडिकल्स हैं, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये डिफरेंट पीरियडिसिटी पर जो है पब्लिश किए जाते हैं और इनको लगभग 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स, 100 से ज़्यादा भाषाओं और बोलियों में जो है इनको पब्लिश किया जाता है। डिड यू नो डेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में जो सबसे बड़ी मात्रा में न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं वो हिंदी में सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद इंग्लिश, फिर उर्दू में होते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर्स फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। कह रहे हैं इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स का, और ये जो है बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स और वीडियो शॉर्ट फिल्म्स को प्रोड्यूस करता है। इंडिया में द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन,
ये जो है अथॉरिटी है जो कि सर्टिफाई करता है बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स को। इंडिया में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये एक अथॉरिटी है जो कि सर्टिफाई करता है इंडियन और फॉरेन फिल्म्स को, और इसको हम सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए जो है इंटरनेशनल ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड। कह रहे हैं हम जो एक्सचेंज होता है गुड्स का पीपल्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में, इसको हम लोग जो है ट्रेड के नाम से जानते हैं। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस, और मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर इस तरह के एक्सचेंज गुड्स के हमें देखने को मिलते हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। जब दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। या हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक कंट्रीज़ के बीच में कोई ट्रेड होता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स, और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये सी, एयर या लैंड रूट्स के थ्रू किया जाता है। वाइल लोकल ट्रेड इज़ कैरिड इन सिटीज़, लेकिन जो कह रहे हैं कि जो लोकल जो ट्रेड होता है वो आपको सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस में देखने को मिलता है, जबकि जो स्टेट लेवल ट्रेड होता है वो आपको 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में देखने को मिल जाएगा। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इट इज़ देयरफॉर कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। तो हम ये हमें बता रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा जिस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड एडवांस होगा वो उस कंट्री के लिए उतना ही अच्छा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का इंडेक्स माना जाएगा। इट इज़ देयरफॉर कंसीडर द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। तो कह सकते हैं कि किसी कंट्री के लिए इकोनॉमिक बैरोमीटर का काम कौन करता है, तो हम कह सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक बैरोमीटर का काम जो होता है वो एक इंटरनेशनल ट्रेड ही करता है। यानी किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक बैरोमीटर के रूप में हम इंटरनेशनल ट्रेड को ही कंसीडर करके चलते हैं। आगे हम देखें, एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हमें देखो आगे बता रहे हैं कि कोई भी कंट्री जो है, किसी भी कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं वो आपको एक लिमिटेड अमाउंट में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिसोर्स जो है किसी पर्टिकुलर जगह पर ही मिलते हैं, इसलिए कोई भी कंट्री जो है सरवाइव नहीं कर सकती बिना किसी इंटरनेशनल ट्रेड के। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, यही आपका ट्रेड कहलाता है। या कह सकते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ये दोनों ही ट्रेड के कंपोनेंट्स होते हैं। द बैलेंस ऑफ ट्रेड, और हमें ये भी बता रहे हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है किसी भी कंट्री का, ये डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है। यानी कि जो किसी कंट्री के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है और जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। और जब कभी भी उन्होंने बोला है जब कभी भी एक्सपोर्ट्स एक्सीड कर जाते हैं इंपोर्ट्स को तो इसको हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, और जब इंपोर्ट एक्सीड कर जाते हैं एक्सपोर्ट को तो ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो ये देखिए वही हमें बता रहे हैं, when the value of export exceeds the value of imports it is called a favorable balance of trade. On the contrary, if the value of imports exceeds the value of export it is termed as unfavorable balance of trade. तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जब किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं उसके इंपोर्ट से तो ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, जबकि इसके अपोजिट हम चलें जब किसी कंट्री के इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से तो वहाँ पर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड देखने को मिलता है। आगे हम देखें, आगे हमें बता रहे हैं इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द कम्युनिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। हमें बता रहे हैं जो इंडिया है इसके ट्रेड रिलेशंस लगभग हर बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ हैं और हर तरह के ज्योग्राफिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं वर्ल्ड के। और जो कमोडिटीज़ इंडिया एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज़ को उनमें जेम्स, ज्वेलरीज, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जिनमें इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर चलते हैं।
The commodities imported to India include petroleum crude and products, gems and jewelries, chemicals and related products, base metals, electronic items, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। और हमें ये भी बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है अदर कंट्री से। तो इनमें बता रहे हैं हमें कि इंडिया जिन कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करता है उनमें पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी इनको इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। जम्स को भी इंपोर्ट करता है, ज्वेलरी को इंपोर्ट करता है, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करता है, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स को भी जो है इंडिया इंपोर्ट करता है अदर कंट्रीज से। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट एट ऑल द इंटरनेशनल लेवल एंड इट इज़ अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमें बता रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत जो है बहुत तेज़ी से एक सॉफ्टवेयर जायंट के रूप में उभरा है इंटरनेशनल लेवल पर, और इसने बड़े पैमाने पर इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में बहुत हेल्प की है एक्सपोर्ट कर कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट भी खत्म होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। अब हम देखें आगे टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। कह रहे हैं कि हमें जो पिछले 30 सालों में, जो 3 डिकेड्स हैं, पिछले 30 सालों में टूरिज्म जो है भारत के अंदर वो सब्सटेंशियल अमाउंट में जो है ग्रो हुआ है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। और हमें ये भी बता रहे हैं कि पिछले कह रहे हैं जो 15 मिलियन पीपल जो है इंडिया के, वो डायरेक्टली इंगेज्ड हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। Tourism also promotes national integration, provides support to local handicrafts and cultural pursuit। ये हमें बता रहे हैं कि टूरिज्म, जिसको हम लोग पर्यटन भी बोलते हैं, ये जो पर्यटन है या टूरिज्म है ये प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को, राष्ट्रीय एकता को ये जो है बढ़ाता है, उसको प्रमोट करता है। इसके साथ साथ ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो लोकल एरियाज़ में आपको जो है बहुत हथकरघा से हाथ से बनी हुई चीज़ें बनी हुई आपको दिख जाती हैं, वो उसको इससे काफ़ी जो है प्रमोशन मिलता है। इसके साथ साथ जो कल्चरल चीज़ें होती हैं उनको भी जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रमोशन मिलता है टूरिज्म इंडस्ट्री से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। और हमें ये भी बता रहे हैं कि ये जो टूरिज्म है ये बड़े पैमाने पर हेल्प करता है डेवलपमेंट करने में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को, अंतर्राष्ट्रीय समझ को, हमारे कल्चर और हमारे हेरिटेज के लिए काफ़ी जो है विकसित करने का भी ये काम करता है। फॉरेन टूरिस्ट जो हैं इंडिया के अंदर डिफरेंट पर्पजेस से आते हैं, जिनको हम अब आगे देखने वाले हैं। तो उससे पहले देखिए हमारे पास कुछ इमेजेस दे रखी हैं। कुफरी, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश का भी एक आपको मैप दे रखा है, ये आप आराम से देख सकते हैं। बुलंद होती जा रही मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र की आवाज़ या सेहत। इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड्स 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन। ये आपको कुछ इमेजेस दे रखी हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पर टूरिज्म डेस्टिनेशन जो बनकर उभरा है। जिसमें देखिए आपको नीचे एक रैंक दे रखा है ड्रीम डेस्टिनेशंस। इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, थाईलैंड, स्पेन, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड। जो दुनिया की जो सबसे जो बेस्ट 10 जगह जो घूमने लायक हैं पर्यटन के पर्पज से, उनमें इंडिया चौथे नंबर पर आता है। यानी कि आप समझ सकते हैं टूरिज्म का इंडिया में कितना बड़ा स्कोप है। तो अब देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हमें बता रहे हैं जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो इंडिया किस किस चीज़ के लिए आते हैं टूरिज्म के लिए। तो अब देखें, एक तो है हेरिटेज टूरिज्म। हेरिटेज टूरिज्म का मतलब जो हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक जगह हैं, बहुत से लोग इनको विजिट करने के लिए आते हैं, इनको देखने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ इको टूरिज्म, हमारे यहाँ पर जो प्राकृतिक व्यूज़ हैं उनको देखने के लिए भी बहुत सारे लोग विदेशों से आते हैं। आगे हम देखे चलें एडवेंचर टूरिज्म। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म होता है। कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म के लिए भी भारत में विदेशों से लोग बड़े पैमाने पर आते हैं। देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये हमें बता रहे हैं कि इंडिया में बड़ा ही पोटेंशियल है डेवलपमेंट होने का टूरिज्म का, और इंडिया के हर एक पार्ट में बड़े पैमाने पर हम टूरिज्म को हम डेवलप कर सकते हैं। डिफरेंट
जो है मेजर्स यूज़ कर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे उत्तराखंड में इसके लिए जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है इसके लिए जो है काम किया जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने क्या उत्तराखंड में उन्होंने क्या कर रखा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इसमें काफ़ी जो है प्रमोशंस किए हैं। जितने भी जगह जगह पर जो डैम्स बना रखे हैं या जो भी ऐतिहासिक जगहें हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में। तो इसको ऐसे ही जो है अलग अलग स्टेट्स भी जो है काफ़ी जो है वर्क कर रहे हैं। अब उनके यहाँ पर जो भी जो है हेरिटेज साइट्स हैं या जो भी कल्चरल टूरिज्म से रिलेटेड जो भी डेस्टिनेशंस हैं उनको वो प्रमोट कर रहे हैं इंडिया लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। एफर्ट्स लगातार अगर ऐसे ही होते रहे इनको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म को, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो टूरिज्म है एक बहुत बड़ी अपकमिंग इंडस्ट्री के रूप में हमारे सामने आने वाली है, हमें ये दिखने वाली है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट के। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर करें और आप सभी भी जो है ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।